प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है अपन फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन, हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने अपने जीवन में देखा है कि किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारे पास नीचे की तरफ आती है। पत्थर आपने ऊपर फेंका, वो नीचे आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आप पहले लेसन में दूसरे में पढ़ चुके हो, फोर्स के बारे में बहुत सारी आपको नॉलेज हो चुकी है कि धक्का या खिंचाव उसे फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को जब हम छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिर रही है, इसका मतलब उसे नीचे कोई खींच रहा है, उसे नीचे कोई खींच रहा है। तो ये जो हमारे सर इज़ाक न्यूटन थे, उन्होंने जो है इस ग्रेविटेशन को पकड़ा। वो देख रहे थे कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी कि एक पार्क में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेड़ से सेब जो है नीचे की तरफ क्यों गिरती है। सेब पेड़ से नीचे की तरफ गिर रही थी। उन्होंने कहा ये सेब दाएं क्यों नहीं गई, बाएं क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई, ये नीचे की तरफ ही क्यों गई। और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने अपनी कुछ कैलकुलेशंस की और फिर उन्होंने एक लॉ दिया। इस लॉ के आधार पर ही आप देखते हैं, बारिश का मौसम है, बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं बादलों से, ठीक है ना। ओले पड़ते नीचे की तरफ गिरते हैं, फल टूट के गिरते नीचे की तरफ गिरते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, हमारे धरती के आकर्षण बल के कारण हमारी धरती पर आकर के गिरती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है। अगर ये ना हो तो आप प्रॉपरली जमीन पे नहीं चल सकते, क्योंकि आप पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने एक लॉ दिया और बताया कि पूरे यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक बॉडी यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। और इस खींचने के जो फोर्स है उसका उन्होंने एक रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये दो बॉडी हैं, इसका मास है m1 और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। ये दो बॉडी है और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, उन्होंने कहा कि उनके बीच के सेंटर की दूरी जो है r है। तो सर इज़ाक न्यूटन ने कहा कि जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। तो जब उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया, उन्होंने इसको कंबाइन किया, तो उनका एक कंबाइन लॉ बना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में r स्क्वायर, ये उन्होंने बताया। परंतु आप सब पढ़ चुके हो कि प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाना पड़ता है किसी कांस्टेंट के द्वारा। तो यहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट कैपिटल G, m1 m2 और नीचे r स्क्वायर। इस G को उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है ये उनका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको माना। अब यहां से आप G की वैल्यू निकाल भी सकते हो। देखिए, आप मैथ जानते हैं कि आपने G की वैल्यू निकालनी है। G कैसे आया? देखो, G को रख लीजिए, F को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, F को r स्क्वायर से।
और ये m1 m2 मल्टीप्लाई थे, उधर जाके क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, m1 m2। तो इस प्रकार से आपने ऑब्जर्व किया कि g की वैल्यू फोर्स और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों के मास से जो प्रोडक्ट आया उससे डिवाइड कर देते हैं तो f की वैल्यू आ जाती है। अब यहां से आप आसानी से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यहां से एक चीज निकल के आई हमारे पास कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, एक्चुअल में ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक्चुअल में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है और दो बॉडी के बीच में होता है। तो आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो सर इजाक न्यूटन ने इस लॉ के बारे में बताया कि इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी attracts the another body with a force and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये उसने बताया सर इजाक न्यूटन ने। तो मैंने बेटा ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, आपको समझाया है। अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ जी। अब देखो आप यूनिट ऑफ कैपिटल जी कैसे निकालोगे, ये जी आ गया आपका। फोर्स की यूनिट क्या पढ़ी आपने, न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और फिर स्क्वायर है तो डिस्टेंस मीटर स्क्वायर हो गया। मास किसमें मापते हो आप, केजी में, तो ये केजी स्क्वायर हो गया। यानी कि जी की यूनिट जो आपके पास आई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, या कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। अब ये आपने इसकी यूनिट ले ली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है सर इजाक न्यूटन ने हमें निकाल के दी है और वो वैल्यू है आपके पास 6.67। जी की जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट को लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये उन्होंने हमें जी की वैल्यू निकाल के दी है। तो इसके आधार पर आपने आज देखा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। परंतु कई बच्चों के अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं कि सर जब हर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम जब चलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं चिपक जाते। तो बेटा आप समझदार हैं कि जब आप जा रहे हो और सामने से एक कोई बड़ा ताकतवर आदमी आपको खींच रहा है और एक इधर से छोटा बच्चा आप पर फोर्स लगा रहा है, आपको खींचना चाहता है, तो आप समझदार हैं, बताइए आप किधर जाएंगे, उस ताकतवर आदमी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तगड़ा है। कॉमन सेंस से जवाब दीजिए। इसी तरीके से हम जो है इस अर्थ की तुलना में हमारा मास बहुत कम है, हमारा मास बहुत कम है और अर्थ का मास ज्यादा है। तो आपने देखा जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस होता है, तो उसमें मास किसका ज्यादा था, अर्थ का ज्यादा है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, जबकि आपका मित्र है वो आपको नहीं खींच सकता। फोर्स लगा रहा है, उसका भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, परंतु आप अपने मित्र की तरफ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि ये अर्थ का है। ये क्या है? अर्थ का है। और अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 के करीब आती है, 9.8 के करीब आती है। तो आपने क्या देखा है, परंतु ये बदलती है, मैं आगे बताने वाला हूं। परंतु आज मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया कि मैं स्टार्टिंग करने किया है, मैंने आज ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में तो थोड़ा सा आपको बताया है। और यही ग्रेविटेशन फोर्स है जिसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। एप्लीकेशन समझ लीजिए आप कि एप्लीकेशन कहां कहां है। नंबर 1, आपके घरों में आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है, पानी की बूंदें नीचे गिर रही है, उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। दूसरा है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें बीच में जो सन है उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसके चारों तरफ जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, जो भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, मार्स, वीनस, जुपिटर, जो भी आपके मूव कर रहे हैं, इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। और ये फोर्स सन की तरफ लगा हुआ है, सेंटर की तरफ लगा हुआ है, इसलिए ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट बीच में है और उसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहे हैं और वो उसकी तरफ खींचे रहते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने पतंगे उड़ाई हैं, धागा बांधा किसी पत्थर के, आपने ऐसे ऐसे घुमाया, अब उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक तो आपने धागे पर लगा रखा है, उसको पकड़ रखा है, उससे वो घूम रहा है, और एक फोर्स दूर जा रहा है, उसको पत्थर को दूर ले जा रहा है। ऐसे घुमा करके जब आप छोड़ते हो, मान लीजिए कि आपने पत्थर घुमा रहे थे, ये आप थे और ये पत्थर ऐसे घूम रहा था, परंतु जैसे ही आपने ये रस्सी छोड़ दिया, धागा छोड़ दिया, तो जैसे ही आपने छोड़ा ये पत्थर दूर गया, ये अवे दूर चला गया। तो इसका मतलब इस पत्थर के ऊपर जो आपने पत्थर बांधा हुआ था, उस पर दो फोर्स थे। एक था सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, एक सेंटर से दूर था, वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स था, वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स था। ये सेंटर की तरफ इसलिए सेंट्रीपिटल, वो सेंटर से दूर, वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। परंतु सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होने के कारण यूनिवर्स में, आप सोलर सिस्टम में देखते हैं कि आपके सारे के सारे प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये अगली बात क्या है, आप भी हैं, आप भी, यू, मैं लिखता, आप भी इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही अर्थ के ऊपर आसानी से चलते हैं। और सुनिए, इसमें जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसकी एग्जिस्टेंस भी आपके इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। अगर अर्थ इन गैसों के जो ब्लैंकेट हैं, बहुत सारी गैसेस आपके चारों तरफ जो है, अर्थ के चारों तरफ हैं, उनको खींचे हुए रहती है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो ये सभी गैसेस दूर चली जाती और हम जिंदा नहीं रह पाते। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, थोड़ी स्टार्टिंग की है। आप मूड बनाइए और इसको रीडिंग कीजिए, ठीक है ना। बाकी का जो टॉपिक है वो मैं कल बातें करूंगा, आज इतना ही बहुत है, ठीक है।